मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। नागरिक शास्त्र के जो महत्वपूर्ण सेशन चल रही है आप लोगों के डियर स्टूडेंट्स, और यदि आपने पूरा का पूरा नहीं देखा है वीडियोस जो कि 55 से 60 वीडियो डियर स्टूडेंट्स, उस पूरे को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से देखिए प्रश्न आपको ज़्यादातर मिलेंगे। यदि जितना मैंने आप लोग को बना रखा है आप लोग के लिए लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पूरे को तैयार कर जाते हैं तो आप समझ लीजिए 110% तक पेपर को कवर कर लेंगे पूरा, अथवा में भी जो रहेगा वो भी आपको आता रहेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से अपना पेपर देंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का चैनल है वो मुख्य रूप से सिविक्स के लिए ही जाना जाता है, नागरिक शास्त्र के लिए। तो कल आपकी भी परीक्षा है, डीजे सर चैनल की भी परीक्षा है, और हम लोग के द्वारा जो महत्वपूर्ण आपको कलेक्शन दिए गए हैं वो सिविक्स के, उसकी भी परीक्षा है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोग पूरा का पूरा प्रश्न एक बार जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला हम लोग का प्रश्न डियर स्टूडेंट्स देखिए, अति लघु में पूछ सकता है, लघुत्तरी में पूछ सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए भारत ने परमाणु परीक्षण की बात हो रही है, तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ किया गया था? मई में किया गया था, 1974 में किया गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर किया गया था ये जगह आप हमें बताइए। ठीक है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? मई के महीने में किया गया था, वर्ष 1974 में किया गया था, जो सफल नहीं रहा। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक गुप्त परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण देखिए भारत पाक युद्ध के समय 1971 की पृष्ठभूमि में था डियर स्टूडेंट्स, ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था। परीक्षण की विफलता के बाद भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया जो आंशिक रूप से सफल रहा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये महत्वपूर्ण जो परीक्षण थे वो किए गए थे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो आपको याद रखना है मई 1974, तो भारत ने परमाणु परीक्षण किए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। देखिए दूसरा आपका प्रश्न क्या है? सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साम्यवादी तानाशाही की बात होगी, गिरती हुई। देखिए यहाँ पर साम्यवादी जो थी, एक ही तो जानते हैं यहाँ पर पार्टी थी, एकात्मक सरकार की बात हो रही थी यहाँ पर, तो वो भी कहीं ना कहीं से तानाशाही जाती। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पर एकात्मक सरकार रहेगी वो निश्चित तौर पर तानाशाहीपन वहाँ पर देखने को ही मिलेगा आपको। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ, आप लोग को सजेस्ट करता हूँ, कभी भी लोकतंत्र में किसी को भी बहुमत में मत आने दीजिए। जब कभी भी कोई एकलौती पार्टी क्या होती बहुमत में आती है तो वो निश्चित तौर पर अपना दुरुपयोग करती है। तो यही, और आप जानते हैं कि जब भी कभी अगर आप किसी को बहुमत देते हैं तो समझ लीजिए वहाँ से लोकतंत्र का हनन होने लगता है। तो कभी भी किसी को बहुमत से कभी भी किसी पार्टी को नहीं जिताना चाहिए। अगर जीती हो पार्टी तो निश्चित तौर पर वो तानाशाही देखने को आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी बात यही हो रही है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? तो देखिए साम्यवादी तानाशाही, तो साम्यवादी सरकार थी यहाँ पर और उनका तानाशाहीपन जारी ही था, जो कहीं ना कहीं से विघटन का कारण बना था। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी देखिए वहाँ की बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, और सोवियत संघ की वो भी कहीं ना कहीं से उसके विघटन की कारण बनी। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा वर्चस्व तो जाहिर है कि रूस का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था उसमें, रसिया का। तो उसमें और भी जो छोटे देश थे उनको लगा कि नहीं यूक्रेन और रूस उसका ज़्यादा, तो उसमें दबदबा था। तो और जो देश थे समझते थे कि भैया इन्हीं लोग को पूरी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, हम लोग को तो मिल ही नहीं पा रही, तो वो भी कहीं ना कहीं से उनका विद्रोह था। आंतरिक अशांति भी देखिए निकल कर आई कि वो सभी देश, तो जो देश थे वो विद्रोहित हो गए ना। अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा, अन्य देशों के साथ जो प्रतिस्पर्धा थी वो भी कहीं ना कहीं से सोवियत संघ के विघटन के कारणों में शामिल होकर आई। नौकरशाही का बोलबाला, देखिए जो था ये नौकरशाही का बोलबाला था, जो कि कहीं ना कहीं से सोवियत संघ के विघटन के कारणों में एक बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है? क्षेत्रीय संगठन का कार्य बताइए। क्षेत्रीय संगठन का कार्य क्या होता है डिस्टेंस, हम लोग बात करते हैं इस पर। जब किसी क्षेत्र में स्थित देश अपने कुछ विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी संगठन का निर्माण कर लेते हैं तो ऐसे संगठन को ही क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। डिस्टेंस याद रखिएगा, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं हम लोग, अगर ये पूछे आपसे, तो जब किसी क्षेत्र में स्थित देश जो होते हैं वो अपने कुछ विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी संगठन का निर्माण कर लेते हैं तो ऐसे संगठन को ही क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। क्षेत्रीय संगठन के रूप में जैसे डिस्टेंस हम लोग बात करें तो क्या क्या देखने को मिलता है आप लोगों को? देखिए यूरोपीय संघ की बात हो गई, आसियान की बात हो गई, शार्क की बात हो गई, दक्षेश की बात हो गई, तो ये सभी के सभी, नाटो की बात हो गई, वीटो की बात हो गई, सेंटो की बात हो गई, ये सभी के सभी डिस्टेंस तो ऐसे वो संगठन बनाए गए। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी देखिए यहाँ पर, तो ये कई तो ऐसे क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। कुछ जैसे यहाँ पर देखिए दक्षिण एशिया पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन हो गया आप लोग का ना, तो ये इन्हीं संगठनों को हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय संगठन। जो छोटे छोटे देश होते हैं वो आपस में एकजुटता के साथ मिलकर कैसे हम लोग जो पूरा का पूरा मानवीय आपदा हो गई या तो प्राकृतिक आपदाएं हो गई या जैसे भी कोई समस्याएं हो गई तो उनसे वो कैसे अपने उससे लड़ सकें, उससे अब सामना कर सकें, और साथ ही साथ एक दूसरे की संस्कृति को आदान प्रदान कर सके। तो ये पूरा का पूरा जो विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया था उसी को हम लोग क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। डिस्कशंस वहाँ पर बात तो ये हुई कि तीसरे प्रश्न में कि क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। अब यहाँ बात होगी क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं, क्या जरूरत होती है। देखिए क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, वो आपसी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर काम आप लोग लगा लीजिएगा, तो क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, आपसी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है,
विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए बनाया जाता है, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और आर्थिक विकास को और आपसी व्यापार को तेज करने के लिए किया जाता है। तो क्षेत्रीय संगठन जो बनाया था वो बहुत ही व्यापक उद्देश्य को लिए होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बात की हुई है, यहाँ पर जैसे क्या होता है, आपसी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ताकि देशों के साथ तालमेल बनता रहे और विवादों का अगर कोई विवाद आ भी जाता है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान कैसे किया जा सकता है, इसकी बात होती है। आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात होती है, उनके दुख विपत्ति में हम साथ रहेंगे, उनके दुख विपत्ति में वो हमारे साथ रहेंगे। तो और आर्थिक विकास को और आपसी व्यापार को तेज करने के लिए जो बनाया था डिओसन संगठन, वही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। यही इसी सभी चीज़ों का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय संगठन को तैयार किया जाता है। ठीक है डिओसन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। विकास के 2 मॉडल कौन से हैं? भारत ने कौन से मॉडल को अपनाया था? तो डिओसन अगर पूरे विश्व की धुरी पर अगर देखा जाए तो देखिए, अगर जो अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए पूंजीवादी मॉडल होता है और समाजवादी मॉडल होता है। और तीसरा देखिए, इन्हीं को मिक्स करके बनाया था, कोई मॉडल नहीं है लेकिन ये मिश्रित मॉडल के रूप में, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर बात किया जाए, जिसमें कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों को मिक्स करके बात किया जाता है। तो डिओसन देखिए, विकास के 2 मॉडल कौन कौन से हैं? पूंजीवादी मॉडल है और समाजवादी मॉडल है। ठीक है, जिस पर पूंजीवादी पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो काम करता है, और जो आपका ये साम्यवादी पर होता है या तो समाजवादी पर जो काम करता है वो रसिया करता है। ठीक है ना, रूस की बात करते हैं जब हम लोग। तो और अगर यहाँ पर जो भारत में कौन से मॉडल को अपनाया, तो भारत ने देखिए मिश्रित मॉडल को अपनाया हुआ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है डिओसन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका यह प्रश्न। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ कितने देशों का साझा प्रयास था? देखिए डिस्कशन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बाकायदे मैंने देखिए विस्तृत में एकदम अच्छे से बता रखा है। यदि आपको अति लघु में लघु में पूछता है तो जो है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको लिख दीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ जो था डिस्कशन, वो देखिए बांडुक सम्मेलन के 6 वर्ष बाद सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कहाँ पर ये हुआ था? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है ना, तो इसमें 25 देशों ने 25 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए थे इसमें। और देखिए, इसके संस्थापक के रूप में कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम लोग के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी नाम आता है सामने। इसलिए देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हमारे देश के भी जो इसमें महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसकी वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच बन चुका है। तो अगर डिस्कशन बात करें हम लोग वर्तमान में, तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन ये छोटी मोटी चीज़ नहीं रह गई है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श मंच है। कौन? गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ठीक है डिस्कशन, ये रहा पांचवा प्रश्न आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो डिस्कशन ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। प्रश्नों की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपनी राय और जो हमें जरूर देते चले। और जो भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको पूरा का पूरा देख कर जाइए। ठीक है ना, बाद में छोड़ देते हैं आप लोग, लेकिन पूरा देखिए, आप लोग को निश्चित तौर पर पूरा लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखिए लगातार आप लोग के लिए वर्क हो रहा है, आप लोग भी अपना वर्क करते रहिए। ठीक है, बड़ी परिश्रम के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आप लोग के लिए वर्क लग रहा है, एडिशंस वर्क किया जा रहा है आप लोग के साथ। एकदम रात्रि को रात्रि नहीं समझ रहा है व्यक्ति, दिन को दिन नहीं समझ रहा है, लेकिन आप लोग के लिए अथक प्रयासरत है। लेकिन वो प्रयासरत तभी सार्थक हुआ जब आप लोग भी जमकर अपना मेहनत करेंगे। तो मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे टाइम है, तो वैसे वैसे आप लोग भी पढ़ते रहिए। और डियर स्टूडेंट्स, जो इस चैनल का जो हम लोग बड़े पैमाने पर लेकर जाना है, तो उसके लिए आप लोग इतना सहयोग जरूर करें कि जो भी वीडियो, जो भी लेक्चर आप लोग को पसंद आता है उसे अपने क्लासमेट पर, इकोनॉमिकल वीकर बच्चों पर, जो कि बोर्ड एग्जाम टॉप लिस्ट में जाना, उन पर शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।